हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं और आप 4th ईयर में हैं, 8 सेमेस्टर में हैं और आपने 8 सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस एज अ मेजर चूज़ किया, यानी कि 8 सेमेस्टर में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस मेजर लिया है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। जिन भी स्टूडेंट्स ने 8 सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस मेजर लिया है तो उनके पास डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट इन कंटेम्प्रेरी इंडिया नाम का सब्जेक्ट होगा, जो कि DSC में है। आपके सिलेबस में टोटल 4 यूनिट मेंशन है, जिसमें से हमने यूनिट नंबर 1 फुली कंप्लीट कर लिया है। यूनिट नंबर 2 का हमने फर्स्ट पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कवर अप करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 2 का सेकेंड पार्ट कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं देरी ना करते हुए। आपका जो यूनिट नंबर 2 है वो है औद्योगिक विकास रणनीति और सामाजिक संरचना, यानी कि ढांचे पर उसका प्रभाव, यानी कि जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था उसकी स्ट्रैटेजी क्या अपनाई गई, और जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, औद्योगिक विकास हुआ, तो क्या उसका कोई प्रभाव सामाजिक संरचना, यानी कि जो हमारी सोसाइटी है, जो सोशल स्ट्रक्चर थे, क्या उन पर पड़े, उन पर क्या क्या प्रभाव पड़े, क्या बदलाव देखने को मिले, यानी कि क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट था, वो सब चीज़ें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नए मध्यम वर्ग का उदय, ठीक है, एमर्जेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई। 1991 के आर्थिक सुधारों, ये जो 1991 में क्या हुआ था, आर्थिक सुधारों हुए थे, यानी कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे इंडिया में, है ना। तो जिसके तहत LPG को भारत ने अपनाया था और भारत की औद्योगिक रणनीति जो थी वो पूरी तरह से बदल गई थी LPG को अपनाने के बाद। इस नई औद्योगिक रणनीति ने न केवल आर्थिक विकास को गति दी, बल्कि भारत के सामाजिक जो ताने बाने थे, जो सोशल स्ट्रक्चर था, उसको भी गहराई से क्या किया, प्रभावित किया। इस सामाजिक परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रभाव देखें अगर हम, तो प्रत्यक्ष रूप से परिणाम देखने को मिले, यानी कि जो सबसे बड़ा और प्रत्यक्ष परिणाम हमें देखने को मिले, क्या, नए मध्यम वर्ग के उदय का, एमर्जेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, है ना। ये वर्ग क्या था, तो ये वर्ग पारंपरिक जो मध्यम वर्ग थे ना, यानी कि जो पुराने, पारंपरिक मीन्स ट्रेडिशनल, पुराने, एंशियंट, है ना। तो ये वर्ग पारंपरिक जो मध्यम वर्ग थे उनसे बहुत ज़्यादा अलग थे, जो नया मध्यम वर्ग आया था। और आज भारतीय राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति, जो हमारी संस्कृति है, उसकी दिशा तय कर रहा है। भारत में स्वतंत्रता के बाद औद्योगिक विकास, आर्थिक नियोजन, उदारीकरण जो 1991 में हुआ था, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों ने भारतीय समाज में बड़े परिवर्तन किए। इन परिवर्तनों का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम नए मध्यम वर्ग का उदय रहा है, यानी कि एमर्जेंस रहा है। पुराने मध्यम वर्ग में अगर देखें तो मुख्यतः हम क्या देखते हैं कि सरकारी कर्मचारी होते थे, शिक्षक होते थे, वकील होते थे, डॉक्टर और छोटे व्यापारी शामिल होते थे। लेकिन अब हम नए मध्यम वर्ग की बात करते हैं तो इसमें क्या है, IT सेक्टर, जो AI टूल्स है, डिजिटल एरा है, वो सारे सेक्टर हमें क्या है, नए मध्यम वर्ग में देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं स्टार्ट हुए थे। इंजीनियरिंग, कॉर्पोरेट्स कर्मचारी, बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारी, स्टार्टअप उद्यमी, जो छोटे उद्योग से बड़े उद्योग की ओर बढ़े, यानी लघु से क्या है, बड़े उद्योग की ओर बढ़े, मीडिया प्रोफेशनल और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर, ई-कॉमर्स इत्यादि चीज़ें जो है क्या हुई, शामिल हुई, किसमें, नए मध्यम वर्ग में। यह वर्ग आर्थिक विकास, उपभोक्तावाद, तकनीकी प्रगति और वैश्वीकरण का प्रमुख लाभार्थी माना जाता है। कौन, नए मध्यम वर्ग, जो न्यू मिडिल क्लास आया था, उनमें ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। औद्योगिक विकास रणनीति के विभिन्न चरण, अब देखिए जो फेज़ हम देखते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो स्ट्रैटेजी थे उनके फेज़ भी देखने को मिले हैं। सामाजिक प्रभाव को समझने के लिए औद्योगिक रणनीति के 2 मुख्य चरणों को समझना आवश्यक हो जाता है। अगर हम प्रथम फेज़ की बात करें, फर्स्ट फेज़ की बात करें, जो कि 1947 से 1991 के दौर में देखा गया था। इस टाइम पे क्या था, तो भारत में नेहरूवादी मॉडल आधारित था ना, जो भारी उद्योगों और सरकारी नियंत्रण पर जोर दिया जाता था। इस दौर में मध्यम वर्ग मुख्य रूप से सरकारी कर्मचारियों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और वकीलों तक सीमित था, जिसे पुराना मध्यम वर्ग कहा जाता था। अब हम सेकंड फेज़ देखते हैं, यानी कि द्वितीय चरण में देखें तो हम देखते हैं 1991 के बाद का एरा, जहाँ पे जो बाज़ार था वो उन्मुख हो गया, यानी कि जो मार्केट हो गया वो डिवाइन हो गया। ये एक रणनीति के तौर में देखने को मिला, है ना, औद्योगिकरण के आने से नए मध्यम वर्ग में।
सूचना प्रौद्योगिकी IT सेक्टर देखने को मिले, सर्विस सेक्टर देखने को मिला, टेलीकॉम चीज़ें देखने को मिली, MNCs कंपनी का विस्तार हुआ। इसी चरण में क्या है, नए मध्यम वर्ग को जन्म दिया। इन्हीं सभी चरणों ने क्या किया, तो नए मध्यम वर्ग को जन्म दे दिया। नए मध्यम वर्ग के उदय की बात करें, यानी कि मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ द न्यू मिडिल क्लास, जिसमें हम देखते हैं अर्थ और परिभाषा। तो पारंपरिक मध्यम वर्ग जहां अपनी बचत, सादगी और सरकारी नौकरियां होती थी, उनसे अपनी क्या है पहचान बनाते थे, पहचाना जाता था, वो लोग जाते थे। वही नया मध्यम वर्ग अपनी उच्च क्रय शक्ति, यानी कि परचेसिंग पावर, उपभोक्तावादी संस्कृति, कंज्यूमर कल्चर और निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर में रोजगार से पहचाना जाता है। समाजशास्त्री पवन वर्मा, ये एक समाजशास्त्री हैं, यानी कि एक सोशलिस्ट है, पवन वर्मा और सतीश देशपांडे। इन्होंने कहा कि ये जो वर्ग है ना, ये केवल आय से नहीं बल्कि अपनी जीवन शैली, अंग्रेजी भाषा पर पकड़ और वैश्विक सोच से भी परिभाषित होता है। यानी कि जो नया मध्यम वर्ग है, क्या है, ये अपने वेतन से पहचाना नहीं जाते, बल्कि इनकी जीवन शैली से भी हम इनको पहचान सकते हैं। इनकी जो अंग्रेजी भाषा पे जो पकड़ है ना, कि ऐसे कह सकते हैं कि हिंदी भाषा जो है पुराने मध्यम वर्ग के लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन जब नए मध्यम वर्ग का उदय हुआ तो यहाँ अंग्रेजी का भी मिश्रण देखने को मिला। तो उनकी भाषा, रहन सहन, खान पान और वैश्विक सोच जो है, ये सब जो चीज़ें हैं, संस्कृतियाँ जो है, वो क्या है, पुराने मध्यम वर्ग से नए मध्यम वर्ग को अलग करती है, जो कहीं ना कहीं वैश्विक सोच से परिभाषित होती है। नए मध्यम वर्ग के उदय के प्रमुख कारण देखें, अगर हम जो न्यू मिडिल क्लास एमर्ज हुआ तो उसके एमरजेंस का कुछ तो मेन रीज़न रहा होगा, तो वो देखते हैं, है ना। प्रमुख कारण उदारीकरण देखते हैं, लिबरलाइजेशन। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद क्या हुआ, तो निजी क्षेत्रों जो थे, जो निजी उद्योगों और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश की अनुमति मिली, है ना। 1991 में क्या हुआ, तो भारत ने क्या है, LPG को अपनाई, खुले द्वार की नीति को अपनाया, जिसके तहत क्या हुआ, अब बाहरी यानी जो दूसरे कंट्रीज़ के अगर कोई व्यक्ति इंडिया में अपना क्या है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उद्योग करना चाहता है, तो वो कर सकता है ना। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद निजी उद्योगों और विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश की अनुमति मिली। प्रभाव की बात करें तो रोजगार के नए अवसर मिले, निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ, आय में वृद्धि हुई, जीवन स्तर में सुधार देखने को मिला। निजीकरण की बात करें यानी प्राइवेटाइजेशन देखें तो सरकारी नियंत्रण कम हुआ। प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ, तो जो सरकारी नियंत्रण था उसे कम से कम किया गया, और क्या है, जो निजी कंपनियां हैं उनका विस्तार हो, इसलिए उनके नियंत्रण को बढ़ाने की कोशिश की। यानी कि सरकार की जो नियंत्रण शक्ति थी, जो पावर करने की, जो रूल पावर करने की शक्ति थी, उसमें थोड़ा ना कहीं क्या है कम किया गया, और जो निजी कंपनियां था उनको विस्तार करने के लिए उन्हें थोड़े पावर्स दिए गए। प्रभाव देखें तो कॉर्पोरेट नौकरियों में वृद्धि हुई, प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कुशल युवाओं जो थे, यानी कि जो कुशल युवा जो रहे हैं उनकी मांग भी बढ़ी है। वैश्वीकरण की बात करें यानी ग्लोबलाइजेशन, विश्व अर्थव्यवस्था से जुड़ने के कारण बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो MNCs थी, मल्टीनेशनल कंपनीज जो थी, उनका आगमन हुआ। इंडिया में भी हुआ, अदर कंट्रीज़ में। जैसे मान लीजिए भारतीय व्यक्ति विदेश में जाकर क्या है काम कर रहा है, ये चीज़ पहले भी होती थी, है ना। लेकिन इसके लिए क्या है, परमिट सिस्टम होता था, यानी कि एक परमिट सिस्टम होता था जिससे क्या है गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन क्या हुआ, ये 1991 के बाद समाप्त हो गई। अब इंडिया का कोई भी व्यक्ति बाहर जाके व्यापार कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है, नौकरी कर सकता है, और बाहरी व्यक्ति भी क्या है 1991 के तहत क्या है, अब वो भी LPG के तहत क्या है इंडिया में आकर अपना व्यापार कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है, वो अपने आय का मतलब आय सोर्स जो है वो जनरेट कर सकता है। कि अब क्या है कि जो परमिट सिस्टम था, जो लाइसेंस प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया वैश्वीकरण के अंतर्गत। अगर हम प्रभाव देखें तो अंतर्राष्ट्रीय रोजगार, विदेशी वेतनमान, आधुनिक कार्य संस्कृति, नई उपभोक्तावाद संस्कृति, ये सब चीज़ें देखने को मिली। औद्योगिकीकरण की बात करें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें तो उद्योगों के विस्तार से तकनीकी और प्रबंधकीय नौकरियों का विकास हुआ। सूचना प्रौद्योगिकी, अगर IT सेक्टर देखें तो रिवॉल्यूशन में देखते हैं, IT सेक्टर रिवॉल्यूशन में देखें तो IT, इंटरनेट, डिजिटल सेवाओं और स्टार्टअप संस्कृति ने नए मध्यम वर्ग को मजबूत किया। उदाहरण के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डाटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। शिक्षा का विस्तार देखें यानी कि हाई एजुकेशन था, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में वृद्धि हुई। नए मध्यम वर्ग के उदय के प्रमुख कारण देखिए, की फैक्टर्स, है ना। सेवा क्षेत्र का विस्तार देखें यानी ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर, IT बैंकिंग, बीमा, रिटेल और हॉस्पिटलिटी सेक्टर ने लाखों युवाओं को क्या है उच्च वेतन वाले रोजगार दिए। शिक्षा का व्यावसायिकीकरण हुआ यानी कि प्रोफेशनल एजुकेशन देखने को मिला।
शिक्षा का व्यावसायीकरण देखने को मिला। इंजीनियरिंग, प्रबंधन और तकनीकी शिक्षा के प्रसार ने ग्रामीण और अर्ध शहरी युवाओं को इस वर्ग में शामिल होने का मौका दिया। वैश्वीकरण की बात करें, ग्लोबलाइजेशन, तो विदेशी कंपनियों के आने से कॉर्पोरेट संस्कृति का विकास हुआ, जिससे वेतन संरचना में भारी उछाल आया। शहरीकरण की बात करें तो नए औद्योगिक केंद्रों जैसे कि बेंगलुरु, गुरुग्राम, पुणे, हैदराबाद के विकास ने क्या किया, तो इस वर्ग को एक नया भौगोलिक और सामाजिक स्थान दिया। नए मध्यम वर्ग की प्रमुख विशेषताएं देखें। उच्च शिक्षा, इसमें देखने को मिला यह वर्ग सामान्यतः शिक्षित और तकनीकी रूप से दक्ष होता है। आधुनिकीकरण देखें तो जीवन शैली में देखें तो ब्रांडेड वस्तुओं का उपयोग करना, ऑनलाइन खरीदी करना, डिजिटल भुगतान करना और आधुनिक आवास देखने को मिलता है। उपभोक्तावाद में देखें यानी कंज्यूमरिंग देखें तो इसमें क्या था, तो नए मध्यम वर्ग के अधिक उपभोग करने का स्वरूप देखने को मिला। उदाहरण कार, स्टार्टअप, स्मार्टफोन, विदेशी ब्रांडेड, ये सब चीज़ें देखने को मिली। तकनीकी दक्षता देखें, डिजिटल तकनीक का अधिक उपयोग होने लगा। वैश्वीकरण की दृष्टि बहुत ज़्यादा बढ़ गई। प्रति आकर्षण, रोजगार के प्रति, निवेश के प्रति, शिक्षा, विदेशी शिक्षा, इन सब में देखने को मिला। निजी क्षेत्र पर निर्भरता देखें तो सरकारी नौकरियों की अपेक्षा अब क्या हो गई, निजी क्षेत्रों में जो नौकरियां हैं उन पर अधिक कार्यरत हो गए। भारतीय समाज पर नए मध्यम वर्ग का प्रभाव देखें, अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव दो वे में हम देखते हैं, मतलब भारतीय समाज पर क्या है, नए मध्यम वर्ग जो न्यू मिडिल क्लास थे उसके हमें प्रभाव देखने को मिलते हैं। एक जो कि सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। कुछ ऐसे प्रभाव हैं जो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को समझते हैं। तो भारतीय समाज पर नए मध्यम वर्ग का हम प्रभाव देखते हैं, सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव देखते हैं ना, इम्पैक्ट। तो इसमें आर्थिक विकास देखते हुए उत्पादन में वृद्धि हुई, रोजगार के अवसर बढ़े, कर संग्रह में वृद्धि हुई, शिक्षा का प्रसार देखने को मिला, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, जिसमें महिलाएं क्या है, अब आत्मनिर्भर बनी, अपनी भागीदारी अब क्या है, आर्थिक रूप से लेने लगी। तकनीकी विकास देखने को मिला, डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस और ऑनलाइन सेवाओं को भी बढ़ावा मिला, लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ी। शिक्षा और मीडिया के माध्यम से जो है नागरिक अपने अधिकारों के प्रति, मतलब जो भी चीज़ें जो एक डेमोक्रेसी सिस्टम में होना चाहिए वो उन सब चीज़ों के प्रति क्या है, नागरिक जागरूक हुए। नकारात्मक प्रभाव देखें तो उपभोक्तावाद हम देखते हैं कि आवश्यकताओं के स्थान पर विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ी, सामाजिक असमानता देखने को मिले, अमीर गरीब के बीच में आर्थिक दूरी बढ़ी, ग्रामीण शहरी अंतर देखने को मिला, यानी जो शहरी क्षेत्रों का अधिक विकास हुआ वहीं ग्रामीण क्षेत्र में क्या है, कहीं ना कहीं पिछड़े रह गए। सांस्कृतिक परिवर्तन देखने को मिला, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बढ़ा और पारंपरिक मूल्यों में परिवर्तन आया, यानी कि जो पश्चिमी संस्कृति है, जो विदेशी वाली संस्कृति है, जैसे कि हम कह सकते हैं पिज़्ज़ा, बर्गर, मैकडोनल्ड्स, डोनट्स, ये सब जो चीज़ें हैं आज इंडिया में खाई जा रही है, पश्चिमी संस्कृतियों को अपनाई जा रही है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो भारतीय संस्कृति है वो कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, उनके मूल्य में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परिवर्तन होता जा रहा है ना। पर्यावरणीय समस्याएं देखें तो अत्यधिक उपभोग से प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों पर क्या है, दबाव बढ़ा है। नए मध्यम वर्ग और सामाजिक आंदोलन देखें तो नया मध्यम वर्ग कई सामाजिक आंदोलनों में सक्रिय रहा है, जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन और ज़मीनों को भी लेकर आंदोलन भी चलते हैं। सोशल मीडिया ने इस वर्ग की भागीदारी को और मजबूत किया है। तो सामाजिक संरचना पर प्रभाव देखें, जाति व्यवस्था में बदलाव देखें तो पारंपरिक रूप से जो मध्यम वर्ग पर उच्च जातियों का वर्चस्व रहा था, यानी कि जो अपर क्लासेस के कास्ट थे उन लोगों ने क्या किया था, निम्न जाति के जो लोग थे उन पर ज़्यादा दबाव डालते थे। नई औद्योगिक नीति और योग्यता आधारित कॉर्पोरेट संस्कृति के कारण अब पिछड़ी और दलित जातियों के शिक्षित युवा भी इस वर्ग का हिस्सा बन नहीं रहे हैं, हालांकि अभी भी इसमें असमानता मौजूद है। उपभोक्तावाद और जीवन शैली में देखें तो इसमें देखते बचत करने की पुरानी आदत की जगह खर्च करने की और उपभोग करने की संस्कृति ने ले ली है। मॉल संस्कृति, ब्रांडेड कपड़े, महंगी कारें और विदेशों में छुट्टियां मनाना इस वर्ग का स्टेटस सिंबल बन गया है। कौन से, नए मध्यम वर्ग का। परिवार की संरचना में बदलाव देखें तो संयुक्त परिवार यानी कि जॉइंट फैमिली होती थी उसका तेज़ी से विघटन हुआ और अब जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, यानी कि जहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं जहाँ पे ये माता पिता और बच्चे होते हैं उनका चलन बढ़ गया है ना। जॉइंट फैमिली पहले होती थी जिसमें दादा दादी होते थे, जो जॉइंट फैमिली होती थी ना, माता पिता बच्चे और दादा दादी, लेकिन न्यूक्लियर फैमिली आ गया, एकल परिवार आ गया जहाँ पे क्या है, माता पिता और बच्चे ही होते हैं, इनका प्रचलन देखने को मिला है। कामकाजी महिलाओं की संख्या में क्या हुई, वृद्धि हुई है, जिससे परिवार के भीतर लैंगिक भूमिकाओं में बदलाव आ रहा है।
कालीन सामाजिक आंदोलन में भूमिका, रोल इन सोशल मूवमेंट। ये वर्ग पहले राजनीतिक रूप से उदासीन माना जाता था, लेकिन अब यह अपनी नागरिक मांगों के लिए मुखर है, यानी कि आगे है। अगर हम एग्जाम्पल देखें 2011 का, 2011 का, तो जिसमें हमने देखा था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिसमें अन्ना हज़ारे आंदोलन देखने को मिला, निर्भया कांड के बाद हुए प्रदर्शन और पर्यावरणीय संरक्षण से जुड़े डिजिटल आंदोलन, जो डिजिटल एक्टिविशन था, इसी वर्ग के नेतृत्व में हुए थे। नए मध्यम वर्ग के अंतर्विरोधी और चुनौतियाँ देखें तो वैचारिक दोहरापन देखने को मिला। यह वर्ग एक तरफ तो वैश्विक और आधुनिक विचारों का समर्थन करता है, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, व्यक्तिगत जीवन में अभी भी रूढ़िवादी और जातिवादी मानसिकता से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। सामाजिक संवेदनशीलता की कमी देखने को मिलती है इनमें। कुछ आलोचकों का मानना है कि यह वर्ग गरीबों, किसानों और वंचितों से मुद्दों जैसे भूमि अधिग्रहण या विस्थापन के प्रति उदासीन रहता है। इसका मुख्य ध्यान टैक्स कम करने और वेतन बुनियादी ढांचे पर होता है। आर्थिक असुरक्षा देखें अगर हम, तो निजी क्षेत्र की नौकरियों में पेंशन या सामाजिक सुरक्षा न होने के कारण आर्थिक मंदी या बीमारी के समय यह वर्ग अत्यधिक मानसिक और आर्थिक दबाव में आ जाता है। नए मध्यम वर्ग की चुनौतियां देखें जैसे कि बेरोजगारी, नौकरी की असुरक्षा, बढ़ती महंगाई, मानसिकता तनाव, कार्य जीवन संतुलन की समस्या, बढ़ती प्रतिस्पर्धा और इत्यादि चीज़ें देखने को मिला। और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी प्रभाव देखने को मिला। एआई इम्पैक्ट भी है, क्या है, एक नई चुनौती बनती जा रही है नए मध्यम वर्ग के लिए, और आज की जनरेशन के लिए तो बहुत ज़्यादा ये जो एआई इम्पैक्ट देखने को मिलता है। जो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होता जा रहा है। अब क्या है, एक रोबोटिक सिस्टम बनता जा रहा है, यानी कि अब जो मानव की सोच विचार करने की जो क्षमता है, कहीं ना कहीं जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो कहीं ना कहीं क्या है, मानव की सोच को क्या है इम्पैक्ट कर रही है, जिसमें कहीं ना कहीं मानव जो है क्या है, अपने अनुसार विचार नहीं कर पाता है। नए मध्यम वर्ग का महत्व, और ये चीज़ें हमें क्या है आज की जनरेशन में देखने को मिल रही है। 21 का एरा चल रहा है, इस जनरेशन में देखने को मिल रही है। नए मध्यम वर्ग का महत्व देखें तो आर्थिक विकास का प्रमुख आधार देखने को मिला। लोकतंत्र को मजबूत करने वाला वर्ग, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा, डिजिटली अर्थव्यवस्था का विस्तार, सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख वाहक। निष्कर्ष देख लेते हैं, कंक्लूज़न नए मध्यम वर्ग का। नए मध्यम वर्ग का उदय भारत के आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण परिणाम है। औद्योगिकरण, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ने इस वर्ग को नई पहचान दी है। इसने आर्थिक विकास, तकनीकी प्रगति और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा दिया है, लेकिन इसके साथ सामाजिक असमानता, उपभोक्तावाद और पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं। इसलिए समावेशी विकास यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट और सामाजिक न्याय के साथ इस वर्ग की सकारात्मक भूमिका को मजबूत करना है भारत के सतत विकास के लिए आवश्यक है। संक्षेप में, समकालीन भारत में औद्योगिक विकास रणनीति ने केवल फैक्ट्रियां और बुनियादी ढांचा ही नहीं खड़ा किया, बल्कि एक पूरी नई सामाजिक श्रेणी यानी जो न्यू फेज़ है, नया मध्यम वर्ग को जन्म दिया है। ये वर्ग आज भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य इंजन है। समकालीन सामाजिक आंदोलन में इनकी भूमिका दोहरी रही है, चाहे यह नागरिक अधिकारों और भ्रष्टाचारों के खिलाफ खड़ा होता है, वहीं आर्थिक रूप से हाशिए पर मौजूद लोगों के प्रति कभी कभी इनमें संवेदनशीलता की कमी दिखती है। भारत के भविष्य का सामाजिक और राजनीतिक स्वरूप काफ़ी हद तक इसी वर्ग की सोच और प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स यहाँ पे कलेक्ट किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। नया मध्यम वर्ग 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद तेज़ी से उभरा, ठीक है। फिर इसके उदय के प्रमुख कारण क्या रहे, तो उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, औद्योगिकरण और IT क्रांति, यानी जो IT क्षेत्र में जो क्या हुआ, रिवॉल्यूशन आया। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या रही, तो उच्च शिक्षा, आधुनिक जीवन शैली, तकनीकी दक्षता और उपभोक्तावाद। सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला इसमें, आर्थिक विकास, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और तकनीकी प्रगति देखने को मिला। नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिला, जिसमें सामाजिक असमानता, उपभोक्तावाद, सांस्कृतिक परिवर्तन और पर्यावरणीय दबाव। यह वर्ग सामाजिक आंदोलनों और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपका यूनिट नंबर 2 औद्योगिक विकास रणनीति और सामाजिक संरचना पर उसका प्रभाव का पार्ट 2 नए मध्यम वर्ग का उदय, एमर्जेंस ऑफ द न्यू मिडिल क्लास कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। आपका यूनिट नंबर 2 में टोटल 2 पार्ट है जो आपके सिलेबस में मेंशन है। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। तो इस प्रकार से यूनिट नंबर 2 जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2
फुली कंप्लीट होता है, यूनिट नंबर 2 कंप्लीट होता है पूरी तरीके से। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। सो धन्यवाद।